हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में भी हम लोग जानेंगे ये अकाउंटिंग टर्म। हाँ, ध्यान रखिए, जो हम लोग पिछली क्लास में समझ रहे थे क्या अकाउंटिंग टर्म, जिसमें लगभग हम लोग कहाँ तक समझे थे। ये कैपिटल कैपिटल ये भी हो गया था ना, यानी कि प्रॉफिट प्रॉफिट हो गया था। क्या जानना था हम लोग को? हाँ, सबसे पहले एक बार रिपीट कर रहे हैं, सिंपल में समझ लीजिए कि अकाउंट क्या है। तो बिजनेस में जो भी रिपोर्ट तैयार करेंगे और जिसका इम्पैक्ट प्रभाव किसी पे ज्यादा दिखाई देगा, वही हमारा क्या है, अकाउंट। उसका से बिजनेस, अब बिजनेस नहीं बता पा रहे थे सब, बिल्कुल सिंपल बताए थे कि काम लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य क्या कहलाता है। और बिजनेस को बताया था कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कौन कौन? हाँ, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, तीनों के बारे में बताया। अब ध्यान दीजिए, यानी कि बिजनेस कितने टाइप के हो गए, 3। अब उसका सब बताया था प्रोप्राइटर, यानी कि जो भी व्यक्ति बिजनेस में पैसा लगाएगा उसका जोखिम उठाएगा, वो क्या कहलाएगा। अकाउंटिंग पीरियड, एक समय अवधि जिसके लिए हम स्टेटमेंट तैयार करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, अकाउंटिंग पीरियड। और इसको भी कितने भागों में बांटा गया है? वैसे तो मैक्सिमम 3 ले सकते हैं, 1 मंथ का या 3 मंथ का या फिर 1 साल का। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 10 दिन का रिपोर्ट तैयार करिए, 1 महीने का तैयार करिए, 2 महीने का तैयार करिए। आ रहा समझे ना। लेकिन अकाउंटिंग पीरियड क्या है, जिसके बीच हम एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, वही समय अवधि हमारे लिए क्या कहलाएगा, अकाउंटिंग पीरियड। हाँ, चार्ट्स ऑफ अकाउंट बताए थे कि जितने भी अकाउंट्स उनका अगर एक हम समूह बना लेंगे तो वही हमारे लिए क्या कहलाएंगे, हमारे बिजनेस के लिए चार्ट्स ऑफ अकाउंट। एंटिटी, बिजनेस का अस्तित्व, वही क्या कहलाता है, एंटिटी कहलाता है, जैसे बिजनेस का नाम हो जाएगा। और अगला बताया था ट्रांजेक्शन, दो या दो से अधिक जो बिजनेस एंटिटी है उसके बीच लेन देन हो रहा है, तो वही क्या कहलाएगा, ट्रांजेक्शन कहलाएगा, जिसके बीच मनी इन्वॉल्व होगा। और उसका हम लोग पढ़े थे क्या, एसेट्स, अस्थायी अस्थायी से बिजनेस को चलाने में मदद करता है, वही क्या कहलाता है। एसेट्स 2 प्रकार के होते हैं, एक फिक्स और दूसरा फिक्स, जो व्यापार में लंबे समय तक के लिए काम करे, और करंट, जो व्यापार में कम समय के लिए काम। और उसका हम लोग पढ़े थे क्या, जो पैसा अगर हमको किसी दूसरे बिजनेस के ऊपर देना है, वो हमारे बिजनेस के ऊपर क्या है, लायबिलिटी यानी कि कर्ज है। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे कैपिटल, कि बिजनेस के मालिक के द्वारा यदि पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है बिजनेस में, तो जो पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है वही पैसा क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। यहाँ समझ लीजिएगा क्या कह रहा है, कि बिजनेस के मालिक यानी कि प्रोप्राइटर के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया पैसा कैपिटल कहलाता है। कि जो पैसा वो क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है ना, वही पैसा क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। हाँ, तो पैसा वही इन्वेस्ट कर रहा है ना। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या, इनकम। अगर जो बिजनेस है उसमें रिवेन्यू यानी कुछ कमाएंगे जरूर, और उसको कमाने में कुछ एक्सपेंस जरूर करेंगे, और उस रिवेन्यू और एक्सपेंस के बीच जो डिफरेंट है वही क्या कहलाएगा, इनकम कहलाएगा। और एक्सपेंडिचर बताए थे क्या, कि जब कोई गुड्स है उसको बनाने से लेकर के बेचने तक जो भी बीच में अतिरिक्त खर्च आ रहा है वही खर्च ही क्या कहलाएगा, एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और उसका हम लोग पढ़े थे क्या, प्रॉफिट। जो प्रॉफिट हम लोग पढ़े थे, एक अकाउंटिंग पीरियड में रेवेन्यू जितना अधिक होगा एक्सपेंस से, वही क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। और आज हम लोग यही जानेंगे क्या, लगभग इसका थोड़ा सा हिंट्स भी दिए थे। किसी एक ट्रांजेक्शन से प्राप्त प्रॉफिट हमारा क्या कहलाता है, गेन कहलाता है। जैसे देखिए आप कह रहा है, किसी एक ट्रांजेक्शन से प्राप्त होने वाला प्रॉफिट ही गेन कहलाता है। हम दिन में 50 ट्रांजेक्शन के, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक ट्रांजेक्शन से हमको 100 रुपए प्रॉफिट मिला, तो वो 100 रुपया प्रॉफिट हमारे लिए क्या कहलाएगा, गेन कहलाएगा। और आगे कह रहा जो आकस्मिक प्राप्त हो, जैसे सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, विनिंग ऑफ कोर्ट केस, और आगे दे रहा है किसके लिए, एप्लीकेशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। सपोज करिए कि हम कोई एसेट सेल कर रहे हैं, कभी ऐसा हुआ, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा कंप्यूटर हमारे लिए क्या है, एसेट्स। कंप्यूटर हमारे लिए क्या है, एसेट्स। अब ये एसेट्स हम सेल कर रहे थे, खरीदे थे हम 20,000 रुपए में, लेकिन जितना में खरीदेंगे उतना में तो बिकेगा नहीं ना, कुछ ना कुछ वैल्यू डाउन होगा। तो वैल्यू इतना डाउन हो गया कि हमको सेल करना पड़ा कितने रुपए में, 12,000। कितना हम सेल कर रहे थे, 12,000। और आकाश में कोई ऐसा रीजन आया ना, कि जो 12,000 के बजाय हमको 15,000 में मिल गया। कितना मिल गया, और आकस्मिक रीजन क्या आ सकता है, अगर हम आपसे सेल कर रहे हैं, कोई तीसरा व्यक्ति आया, कह दे कि नहीं आप हमको इतना में दे, हमको ये जरूरत है, ऐसा कंपटीशन लग जाता है कि नहीं। तो ये हमको जरूरत है, आप हमको इतना में दे दीजिए। तो हमारा पहले बिक रहा था कितना में, 12,000, अब कितना में बिका, आकाश में किसी ट्रांजेक्शन से ही तो प्राप्त हुआ है ना, तो वही क्या कहलाएगा, गेन कहलाएगा। जैसे आप विनिंग ऑफ कोर्ट केस, आप केस जीत गए,
किस आपके बिजनेस के ऊपर किसी प्रकार का कोई केस था और वो केस आप किसी कारण क्या हो गया, जीत गए, वो भी एक प्रकार का आपका क्या कहलाएगा, क्लियर है ना। और गेन के बाद अगला क्या आता है, लॉस। देखिए क्या है, तो कह रहा है लॉस किसी अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस का अमाउंट रिवेन्यू से जितना अधिक होगा वह अमाउंट ही बिजनेस का लॉस अमाउंट कहलाता है। जैसे आप लोग पढ़े थे कि सपोज करिए कि रिवेन्यू आपका 100 रुपए है और इन जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस आपका ज्यादा नहीं, मात्र कितना है 70 रुपए। एक्सपेंस कितना है 70 रुपए और रिवेन्यू कितना है 100 रुपए, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 30। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, इनकम या प्रॉफिट कहलाएगा। लेकिन अब कह रहा लॉस क्या होगा, फिर ये बताइए हमको। तो लॉस के लिए हम क्या जवाब देंगे, तो एक अकाउंटिंग पीरियड में रिवेन्यू हम जितना कमाए हैं उससे जितना अधिक हमारा एक्सपेंस होगा वही हमारे लिए क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम 100 रुपए कमाए हैं और 100 रुपए से अधिक हम खर्च कर दिए, 120 रुपए मान लिया हमारा क्या हो गया था, खर्च जब हुआ था तो हम कितना इनकम कमाए हैं 100 रुपए, तो बाकी का इन रिवेन्यू से अधिक एक्सपेंस कितना हो रहा है, यानी कि रिवेन्यू है और ये क्या है एक्सपेंस। अब रिवेन्यू से अधिक कितना है 20 एक्सपेंस है ना, तो 20 रुपया ही क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा। इतना क्लियर है ना। और इसके बाद से लॉस के बाद अगला क्या कह रहा है, डिस्काउंट। तो लगभग डिस्काउंट सब लोग जानते ही होंगे, कोई सामान खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले डिस्काउंट चाहिए, क्या चाहिए, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या है, छूट जो यहाँ पे दे रहा है किसी गुड्स की प्राइस में होने वाली डिडक्शन यानी कि छूट या कटौती डिस्काउंट कहलाता है। इतना क्लियर है ना। हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं और उस वस्तु का एमआरपी कुछ अलग है और उससे हमको कुछ छूट मिल गया, डिडक्शन मिल गया, तो वही हमारे लिए क्या कहलाएगा, डिस्काउंट कहलाएगा। और कह रहा डिस्काउंट दो प्रकार का होता है, पहला ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट को कितने भागों में बांटा गया है, पहला क्या है ट्रेड और दूसरा, देखिए वैसे इसका डिफिनेशन थोड़ा सा लंबे में भी दिया है लेकिन बिल्कुल शॉर्ट में बोल सकते हैं, व्हाट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है, हम ये जवाब दे सकते हैं कि कोई भी गुड्स का एमआरपी के प्रति जो अमाउंट छूट हो या डिडक्शन होता है वही क्या कहलाता है, डिस्काउंट। और डिस्काउंट को दो भागों में बांटा गया, पहला ट्रेड और दूसरा, ट्रेड का इस्तेमाल किया जाता है सेल्स को बढ़ाने के लिए और इस्तेमाल किसका, कैश डिस्काउंट का यूज किया जाता है कैश को टाइमली कलेक्ट करने के लिए। दोनों में अंतर समझा रहा है ना। पहला क्या है, हाँ ट्रेड डिस्काउंट, इसका इस काम होता है क्या, सेल्स को बढ़ाना, सेल्स को क्या करना, बढ़ाना। और कैश डिस्काउंट का यूज करते हैं कि जब हमको टाइमली कैश को कलेक्ट करना है, जैसे कैश किसी के यहाँ बकाया है वही हमको कलेक्ट करना है, 10,000 हम बोल दिए जो कल आप जमा कर देंगे, आप 9,500 ही जमा करिएगा, आ रहा समझे ना। तो कैश को टाइमली कलेक्ट करना है तो हम इस्तेमाल करेंगे वो क्या कहलाएगा, कैश डिस्काउंट। और सेल्स को बढ़ाना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। याद रखिएगा जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो फिक्स परसेंटेज के रूप में ही होता है, यदि आप 10,000 का कोई सामान खरीदेंगे तो 5% डिस्काउंट, सेल्स को बढ़ाना है लोग के लिए, हाँ 10,000 का हम सामान खरीदेंगे तो 5% डिस्काउंट हो जाएगा। और हाँ ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट ही होता है क्योंकि उसका एक उद्देश्य है कि सेल्स को बढ़ाना है, आ रहा समझे ना। जैसे अगर आप लोग देखें तो बाई वन गेट वन फ्री रहता है, एक खरीदिए एक फ्री पाइए, आ रहा समझे ना। अब अंतर देखिए, कोई ये नहीं कि हाँ आपको फ्री में ही मिल जाता है, उसका साल से जोड़ लिया जाता है, बट पता क्या चलता है सेल्स को बढ़ाना है, अब हम एक खरीद रहे हैं तो इसके बदले हमको एक क्या हो रहा है, फ्री मिल रहा है, आ रहा समझे ना। तो इसका काम क्या है कि सेल्स को प्रमोट करना, कि ये लगेगा कि हाँ अगर एक हम बेच रहे हैं तो उसके एक हम खरीद रहे हैं उसके बदले एक और हमको फ्री में मिल जाए, आ रहा समझे ना। या फिर क्या होता है कि अगर जो आप 2,000 का सामान खरीदेंगे तो वहां पे आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, आ रहा समझे ना। तो यहाँ पर देखिए कह रहा क्या होता है, तो मैक्सिमम ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट प्राय मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर और होलसेलर टू रिटेलर को दिया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य सेल्स को प्रमोट करना होता है और यह डिस्काउंट प्राय एक फिक्स परसेंटेज के रूप में ही होता है। मतलब समझा रहा है ना, सेल्स को प्रमोट करना होता है क्या, अगर जो हम होलसेलर ये रिटेलर हैं तो होलसेलर के पास जाएंगे खरीदने के लिए
तो होलसेलर यही चाहेगा कि हमारे पास से ज्यादा सामान खरीद करके लेके जाएं, तो वो अगर जो 100 रुपए का सामान है तो उससे 5% डिस्काउंट दे देगा कि हाँ 5% डिस्काउंट आप ये सामान खरीदेंगे। तो कस्टमर को ये भी लगेगा हाँ ये हमको डिस्काउंट दे देता है, हम किसी और के पास, क्योंकि होलसेलर का एक उद्देश्य क्या है, जब हम डिस्काउंट देंगे तो हमारे पास रेगुलर का कस्टमर रहे। आ रहा समझे ना। अब होलसेलर भी तो मैन्युफैक्चरर से खरीद के लाएगा ना, तो मैन्युफैक्चरर भी तो यही चाहेगा कि जो हम सामान बना रहे हैं ये सामान जल्दी जल्दी सेल हो, उसके लिए वो डिस्काउंट रखेगा। तो वही यहाँ पे दे रहा है कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो मैन्युफैक्चरर किसको देता है, होलसेलर को, और होलसेलर किसको देता है, रिटेलर, और रिसेलर कंज्यूमर को देता है। या बिल्कुल सिंपल समझ लीजिए, आप लोग दवा खरीदते हैं ना, तो आप लोग जब दवा खरीदने जाते हैं ना तो बिल्कुल एमआरपी रेट ही मिलता है, ऐसा होता है ना। लेकिन वही कोई रिटेलर, कोई बिजनेस वाला है, किसी का मेडिकल है, और वही किसी वहां पे चला जाए सामान खरीदने के लिए, उसको ऑफ मिल जाता है 15%, 20%, 25%, ऐसा होता है ना। क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है कि अगर हम इनको डिस्काउंट देंगे तो हमारे पास प्रॉपर आएंगे। अरे समझे ना, जब ये प्रॉपर आएंगे तो हमारा सामान जो है वो क्या होगा, जल्दी से। अरे समझे ना, इसका एक मुख्य उद्देश्य क्या है, सेल्स को प्रमोट, और यह प्राय फिक्स परसेंटेज में ही होता है, अमाउंट में नहीं होता। और अगला कह रहा है क्या, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या है, तो कह रहा है बिजनेस में कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए या फिर कैश को टाइमली कलेक्ट करने के लिए इस डिस्काउंट का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम पहले ही बताएं, कैश फ्लो को मेंटेन रखने के लिए हमारे पास कैश जो है अगर जो कलेक्ट नहीं करेंगे तो पता नहीं वो बाद में देगा कि नहीं देगा। हाँ समझे ना। तो उससे पाना था कितना, 10,000 रुपए। हम उससे कह दे देखिए एक काम करिए, अगर जो आप हमको कल पैसा दे दे रहे हैं ना तो आप हमको 10,000 नहीं दीजिएगा, 9,500 ही दे दीजिएगा, 500 आप हम आपको छोड़ दे। आ रहा समझे ना। तो 500 अमाउंट छोड़ दिए, उसका उद्देश्य क्या है कि जो पैसा बकाया वो हम जल्दी कलेक्ट कर सकें। हाँ ये जो कैश डिस्काउंट है तो आपका लोन का प्रोसीजर में होना चाहिए क्या, लोन के प्रोसीजर में, हाँ उसमें भी होता है, लोन के प्रोसीजर में भी होता है। अब अगर जो आप किसी दुकान सामान खरीद लेता, आपके लिए एक लोन ही तो है ना वो। आ रहा समझे ना। अब वो दुकानदार आपसे कह रहा है आपके दिन नहीं, हम 10 दिन के बाद आपको पैसा दे देंगे। हाँ वो 5 दिन पहले ही कह रहा है कि अगर आप कल तक हमको पैसा ये दे देते हैं तो हम आपको 500 या दो भी जो भी पैसा वो छोड़ दें। वो भी क्या है, उसको जरूरत है कि हमको कैश जल्दी कलेक्ट करना है, तो कैश को कलेक्ट करना, तो आपको डिस्काउंट दे दिया। तो किस प्रकार का डिस्काउंट है, कैश। हाँ तो लोन वही तो है ना, हम किसी सामान ले लिया, किसी आप इस पैसा ले लिए, एक प्रकार का क्या है, लोन। और उस पर आप 10% ब्याज ले रहे हैं हमसे, लेकिन ये कह दिए कि नहीं काम करिए कि जो आप ब्याज दे रहे थे ना, तो 5% ब्याज, अगर 10 दिन के पहले पैसा हमको दे देंगे, जो 10% ब्याज है तो 5% ही बस दीजिए, तो अमाउंट छूट मिला ही। वो क्या है, डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। क्लियर है ना। यानी कि कैश डिस्काउंट क्या होगा, कैश को टाइमली कलेक्ट हो जाए, अब उसके प्रति थोड़ा बहुत कैश छोड़ना पड़े तो वही हमारे लिए क्या कहलाएगा, कैश डिस्काउंट। इतना क्लियर है ना। और उसके बाद कह रहा है क्या, तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए, आज हम आपको क्या क्या बताएं, प्रॉफिट क्या है, ये गेन क्या है, यानी कि जो एक ट्रांजेक्शन से प्रॉफिट वही हमारा क्या है, गेन है। उसका सम बताएं क्या, लॉस। एक अकाउंटिंग पीरियड में रिवेन्यू से जितना अधिक एक्सपेंस होगा तो वही एक्सपेंस हमारा क्या कहलाएगा। हाँ सर जो गेन बोल रहे हैं प्रॉफिट ही गेन है, प्रॉफिट कौन सा है, ग्रॉस है कि नेट। देखो ये बस ये ट्रांजेक्शन से प्राप्त होगा, अब चाहे नेट प्रॉफिट हो या फिर ग्रॉस प्रॉफिट, उससे मतलब नहीं। अब एक ट्रांजेक्शन सपोज करो आप एक कोई सामान सेल किए हैं, अब उससे आप 10 रुपए कमाए, 5 रुपए एक्सपेंस, जो 5 रुपए बचा हुआ है वही आपके लिए क्या कहलाएगा, गेन कहलाएगा। ना क्लियर है ना। और उसके बाद अगला कह रहा क्या, ये डिस्काउंट, जिस डिस्काउंट बताएं क्या, एमआरपी है, और एमआरपी पे यदि छूट मिल रहा है तो वही क्या है, डिस्काउंट। और डिस्काउंट कितने भागों में बांटा गया, तो कौन कौन सा, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड क्या है, जो होलसेलर से मैन्युफैक्चरर से होलसेलर को और होलसेलर से रिटेलर को दिया था, जो प्राय फिक्स परसेंटेज के रूप में होता है, और इसका उद्देश्य क्या होता है, सेल्स को प्रमोट करना। और उसका अगला क्या होता है, कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट क्या होता है, जो कैश को टाइमली कलेक्ट करने के लिए दिया था वो क्या कहलाता है, कैश डिस्काउंट। और अगला आता है क्या, वाउचर। अब देखिए वाउचर का सबसे ज्यादातर यूज होता है, यूज कब होता है कि जैसे हम कोई भी ट्रांजेक्शन करके रिकॉर्ड करेंगे ना,
तो जिस जगह पे रिकॉर्ड करते हैं वही हमारा वाउचर कहलाता है। जो दे रहा है किसी ट्रांजैक्शन के सपोर्ट में तैयार किए जाने वाले डॉक्यूमेंट को वाउचर कहते हैं, जैसे कैश मेमो, इनवाइस, चालान, रिसिप्ट। समझ लीजिए आप लोग फी जमा करने जाते हैं ना, तो फी जमा करने तो आप लोग एक रसीद मिलता है जिसको कैश मेमो कहा जाता है। तो अगर हमारा बिजनेस और यदि हम आपको रसीद दे रहे हैं तो जहां हम नोट कर रहे हैं कॉपी हमारे पास रह जा रहा है, तो जो डॉक्यूमेंट बन रहा है वही डॉक्यूमेंट हमारे लिए क्या कहलाएगा? वाउचर का। अगर जो ट्रांजेक्शन हम लिखने जा रहे हैं वो किसी लोकेशन पे नोट कर रहे हैं ना, तो जिस लोकेशन पे नोट कर रहे हैं वही हमारे लिए क्या कहलाएगा? वाउचर कहलाएगा। जो कह रहा है किसी ट्रांजेक्शन के सपोर्ट में, कोई ट्रांजेक्शन है उसके सपोर्ट में यदि हम कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं तो वही डॉक्यूमेंट क्या कहलाएगा? वाउचर कहलाएगा। जैसे दिया भी है कैश मेमो, कैश में जो रिसिप्ट मिलता है वो कैश मेमो। इनवाइस क्या, जो कंप्यूटर में निकाला जाता है जिसमें टैक्स लगा हुआ वो क्या है? इनवाइस। चालान हो या फिर रिसिप्ट हो, आ रहा समझे ना? ये जो भी होंगे ये आपके क्या कहलाएंगे? और वाउचर के बाद अगला कह रहा क्या? तो गुड्स बिल्कुल सिंपल है क्या? तो व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु उस बिजनेस के लिए गुड्स कहलाता है। यदि हमारा बिजनेस स्टेशनरी का है और स्टेशनरी हम परचेज सेल कर रहे हैं ना, तो वही स्टेशनरी हमारे बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। या फिर आकर दूसरे शब्दों में बिजनेस में पुनः सेल की वजह से खरीदी गई वस्तु गुड्स कहलाती है। जैसे एक हमारा उद्देश्य है कि बाद में उसी को क्या करना है? खरीद रहे हैं और बाद में उसी को सेल करेंगे, तो वही गुड्स वही वस्तु हमारे लिए क्या कहलाएगा? तो अभी जो जो हम बताएं इतना क्लियर है ना? कोई दिक्कत इसमें? और इसके बाद से अगला मुद्दा आता है क्या? क्या आता है? तो फिलहाल आज आप लोग यहाँ तक पढ़ करके आइए लोग। और अगला एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आगे टॉपिक थोड़ा सा और आप लोग पढ़ के आ जाइए। बस सब पढ़े रहेंगे और जब हम समझाएं तो अच्छे से प्रॉपर समझ में आ जाए। आ रहा समझ में ना?